प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान इस विषय का 9वां अध्याय है और 9वें अध्याय की चौथी कक्षा में हम लोग संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में अनुच्छेद 61 के बारे में देखना है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है, महाभियोग में शामिल होने वाले कौन कौन से सदस्य हैं, ये देखना है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति के पद का रिक्ति होती है तो रिक्ति होने की शर्तें क्या है, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में, राष्ट्रपति का पद खाली हो इसके बारे में, और साथ ही जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कैसे होता है, कौन करता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इन चारों टॉपिक्स को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहले बात होनी है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है? अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 कहता है, इसके अंदर जो प्रावधान है, अनुच्छेद 61 कहता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। तो यही बात आपको नोट करनी है। पहला प्रावधान अनुच्छेद 61 का जो प्रथम प्रावधान होगा वो ये कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात का प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? तो इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान का अतिक्रमण, क्योंकि संविधान का अतिक्रमण करने पर ही ऐसा हो सकता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि संसद को यह शक्ति है कि संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे, कि वह महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा
क्या करे, राष्ट्रपति को हटा दे, प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को क्या करे, हटा दे। तो यही बात आपने देखी कि अगर संविधान का अतिक्रमण होता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, अगर संविधान का अतिक्रमण होता है तो संसद को ये शक्ति है कि संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या करेगी, उसके पद से उसे हटा देगी। अब महाभियोग के बारे में और बातें, तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। संसद का कोई भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप लगा सकता है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए शर्तें, दो शर्तें हैं। नंबर एक शर्त यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन के पहले राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी जाए। और नंबर दो, महाभियोग की प्रक्रिया तभी चलेगी जब उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके दिया जाएगा। यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही सदन के अंदर, किसी भी सदन के अंदर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। तो इन बातों को हमें देखना है कि महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। तो बात करते हैं हम लोग महाभियोग संबंधी आरोप किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। यानी कोई भी सदन जो है वह महाभियोग का आरोप लगा सकता है या महाभियोग की शुरुआत कर सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि, लेकिन अब यहां लेकिन जो है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है, सिर्फ इतनी होती है कि, शर्त क्या है, शर्त वही है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देनी होगी, सूचना देनी होगी, नोटिस देनी होती है। तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको सूचना देनी है, और यह जो नोटिस होगा वो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, होती है। और यह नोटिस जो दी जाएगी उसे, यह नोटिस कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो नोटिस होगी वह नोटिस सदन की सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बात की सूचना दे दी जानी चाहिए। ये दो बात। इसके अलावा जिस सदन में आरोप लगेगा, ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगेगा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा यह आरोप पारित करना होगा और पारित करके दूसरे सदन को भेजना होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, मान लीजिए जहां भी आरोप लगाएंगे, आरोप लगाया जाता है उस सदन की, आरोप लगाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतलब 2/3, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा क्या करना होगा? संकल्प पारित करना होगा। बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। संकल्प पारित कर कहां भेजना है? अगले सदन को भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये भेज दिया जाता है जिससे इन आरोपों की जांच हो जाए। भेज दिया जाता है जिससे इन आरोपों की, जिससे इन आरोपों की जांच हो जाती है, जांच हो जाती है। तो क्या देखा गया कि संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की शुरुआत हो सकती है, ऐसा देखा हमने। और जिस भी सदन द्वारा आरोप लगाया जाएगा उस सदन के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके इसे अगले सदन को भेजा जाता है ताकि अगला सदन आरोपों की जांच कर सके। आरोपों की, दोनों सदनों में आरोपों की जांच होती। पहला सदन आरोप लगाता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है और जांच करने के पश्चात अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा वो भी प्रस्ताव पारित करता है। और जब दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है या उसी समय से राष्ट्रपति का पद त्यागा हुआ माना जाएगा। तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। एक बिंदु ये भी है, दूसरे सदन में
राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। मतलब ये कि जब उसके ऊपर लगे आरोप यानी महाभियोग, ऊपर लगे आरोपों की जब दूसरे सदन में जांच हो रही होगी तो वहां पर राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा, अपनी बात रखेगा, उसे स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसा करने का अधिकार है। यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है, अगली बिंदु में, यदि दूसरे सदन द्वारा इन आरोपों को सही पाया जाता है, मान लीजिए पहले सदन ने आरोप लगाया, प्रस्ताव पारित किया, दूसरे सदन को भेज दिया, दूसरे सदन ने प्रस्तावों की, आरोपों की जांच की और जांच करने के बाद अगर आरोप उसने सही पाया तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई, वही चीज है यहां भी, दो तिहाई बहुमत द्वारा क्या करना है, प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो क्या होगा, प्रस्ताव पारित करने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है एवं राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। तो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है और उस तिथि से, कौन सी तिथि से, प्रस्ताव पारित होने की तिथि से और प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है। तो क्या देखा गया कि इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति को जब दूसरा सदन 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देगा, प्रस्ताव पारित कर देगा, तो राष्ट्रपति उसी क्षण से, उसी तिथि से, उसी समय से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना पड़ता है। इसमें एक और चीज की, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। तो एक और बिंदु इसमें सम्मिलित करना, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति स्वयं
या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। यानी राष्ट्रपति स्वयं चाहे तो या वो अपने प्रतिनिधि, ये सब करने का उसके पास अधिकार है, ऐसा वो कर सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके बारे में एक छोटा सा बिंदु नोट कर लें कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 महाभियोग की जो स्थिति है उसके बारे में आपने देखा, और दो बातें इसमें हम लोगों ने समाहित कर ली। एक कि महाभियोग क्या है, और दूसरे उसमें कौन से प्रतिनिधि उसमें भाग ले। चाहे तो इसको हम लोग अलग से नोट कर लें, यद्यपि पहले में ही मेंशन है कि संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो रहेंगे, लेकिन इसे स्पष्ट कर लेना जरूरी है क्योंकि बार बार इस पर प्रश्न बनते हैं और छोटी छोटी बातें इसमें उलझा देती हैं। जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि वोट देगा कि मनोनीत वाला वोट देगा कि दोनों देंगे कि कोई एक देगा, इस पर कई बार प्रश्न बनते हैं और परीक्षार्थी उलझते हैं। तो हम लोग इसको देख लेंगे कि महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य, ये एक अगला बिंदु होगा। महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य, ये बिंदु हम लोगों का होगा। शामिल होने वाले सदस्य, शामिल होने वाले सदस्य में देख लें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। साफ साफ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो आपने देखा कि दोनों सदस्य भाग लेते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आपने देखा, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और प्रतियोगी इस पर भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। तो यहां इस बात को मेंशन करना, इस शब्द को नोटिस करना बहुत जरूरी है कि निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इस प्रकार हमने देखा कि महाभियोग में कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन से सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। अब बात होनी है
राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में, रिक्तता के बारे में। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। अगला बिंदु होगा राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो किन किन दशाओं में कौन कौन से बिंदु हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा? तो एक तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाए। तो 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति पर पहला बिंदु क्या है? 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर। दूसरा, राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर ये हो जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा अगर उसने त्यागपत्र दे दिया। तीसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु पर। तीसरा, राष्ट्रपति की मृत्यु पर। मान लीजिए दुर्भाग्य से राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो ऐसी दशा में भी पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर। तो अगर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, पद के ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर। एक और बिंदु, पद के ग्रहण करने की योग्यता न रखने पर। और इसके अलावा एक और बिंदु कि निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। इस प्रकार इतने बिंदु हैं और इतने बिंदुओं के माध्यम से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। तो राष्ट्रपति का पद इन बिंदुओं के कारण, इन सब बातों के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। और जब पद रिक्त होगा, खाली होगा, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कैसे होगा, अब ये बात हमें जाननी है। तो अगला बिंदु होगा पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अगला बिंदु है पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। तो इस तरह से पद की रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्य कैसे चलेगा? क्या राष्ट्रपति नहीं रहेगा? कोई राष्ट्रपति नहीं रहेगा। तो इसकी व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा। इसमें पहला प्रावधान, मान लीजिए राष्ट्रपति की बीमारी की स्थिति, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण अगर राष्ट्रपति कार्य नहीं करता तो उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के पद पर का कार्य करेगा और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से पहला चीज देखना है कि राष्ट्रपति की बीमारी, क्या क्या बिंदु हो सकता है। राष्ट्रपति की बीमारी के अलावा अनुपस्थिति या अन्य कारणों से, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण, अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण, मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहा है या कार्य कर पाने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। कौन करेगा? तो राष्ट्रपति अगर इन कारणों से, बीमारी या अनुपस्थिति या अन्य कारणों से राष्ट्रपति अगर अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक, यानी ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक, मान लीजिए राष्ट्रपति जब अगला आता है तो राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति जो है तब तक कार्य करेगा जब तक कि पुनः राष्ट्रपति अपने पद पर आ न जाए, और जब तक वो करेगा तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक एक्टिंग रहेगा, ठीक है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। अब अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ, लेकिन उसी समय उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन किया जाता है। तो अब देख लें कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में, दूसरे बिंदु में उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में, मान लीजिए अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मैं भारत का
मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कैसे काम करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो दूसरी कंडीशन आपने देखी कि अगर उस पर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो एक बिंदु और कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में, एक बिंदु और हम लोग अगले पृष्ठ पर चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की गैर हाजिरी में क्या होगा? तो गैर हाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश वही क्या करेगा? राष्ट्रपति के कार्यों का दायित्व संभालेगा। न्यायाधीश क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न कई बार परीक्षार्थियों को उलझाते हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो क्या होगा। तो इन सभी दशाओं में संविधान के अंदर इस बात के प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा, कोई न कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का दायित्व निष्पादित करेगा। ऐसा ही नहीं, अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन करेगा अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, कोई भी हो, वो उसको राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, संसद द्वारा निर्धारित की गई उपलब्धियां, वेतन भत्ते, सारी चीजें दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के पद के दायित्व का निर्वहन करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो एक बिंदु हम लोगों का यह होगा कि ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कोई भी कार्य करेगा तो उसे कौन कौन हो सकता है, यही ब्रैकेट में लिख लेते हैं, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश,
हम इसमें सबको मेंशन कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश, भारत के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी ये सभी जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, हम लोगों ने उन्हें सम्मिलित किया। तो रूप में कार्य करेगा, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां उन्मुक्तियां प्राप्त, उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। यानी जो जो राष्ट्रपति को मिला है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी मिलेगा, चाहे जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के कार्य को करेगा। एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां होंगी एवं संसद द्वारा निर्धारित, पूरी बात यहां नोट कर लें, संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां और क्या क्या, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार, उपलब्धियां, वेतन भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे या प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का दायित्व कैसे निर्वहित होगा, कैसे उसका निर्वहन किया जाएगा, और जो कार्यवाहक की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उसकी शक्तियां राष्ट्रपति जैसी होंगी, उसको संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन भत्ते उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसे राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो यहां तक बात हुई जो आज की कक्षा में हम लोगों ने निर्धारित किया था। अब तुरंत हम लोग उसे दोबारा से देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने आज की कक्षा के लिए निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में पढ़ना है। महाभियोग में कौन शामिल होगा, कौन से सदस्य, इसके बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में पढ़ना है और पद रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे होगा, इन 4 बातों को देखना है। शुरुआत करते हैं पहले से, अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से बात शुरू होते हैं, अनुच्छेद 61 से बात शुरू होती है। अनुच्छेद 61 इस बात का प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, यह ध्यान रहे कि संविधान का अतिक्रमण अगर करता है, अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है, संसद को यह पावर है कि वह महाभियोग द्वारा, इंपीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे, राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए। यह संसद को अधिकार है। महाभियोग के बारे में आगे बढ़ें तो महाभियोग संबंधी आरोप जो है वो किसी भी सदन में, किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। कोई भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। शर्त, उसके बारे में शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देनी होती है, सूचना देनी होती है। और नोटिस कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लगता है, महाभियोग की कार्यवाही, तो उसके लिए 2 शर्तें हैं।
नंबर 1 शर्त है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाए कि उसे महाभियोग की प्रक्रिया का सामना करना है। और दूसरा ये कि उस सदन से, जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया जाएगा, उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों द्वारा सिग्नेचर भी होना चाहिए, हस्ताक्षर भी होना चाहिए, हस्ताक्षरित प्रस्ताव आना चाहिए। इसके पश्चात महाभियोग की प्रक्रिया में जब ऐसा होगा, किसी सदन के द्वारा आरोप लगाया जाएगा, 14 दिन पूर्व नोटिस दी जाएगी, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और करने के बाद आरोप की प्रक्रिया उस सदन में चलेगी। तो जिस सदन में चलेगी उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके अगले सदन को भेजना होगा, ताकि अगला सदन पहले सदन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर सके, ताकि अगला सदन आरोपों की जांच कर सके। जब ऐसा होगा तो दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जब दूसरा सदन आरोपों की जांच करे और सही पा जाए, दूसरा सदन आरोपों की जांच कर रहा है, उसमें राष्ट्रपति को अपनी बात कहने का अधिकार भी दिया गया। आगे एक बिंदु हम लोगों ने नोट किया है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी बात रखेगा। तो अगर दूसरे सदन ने आरोप सही पाया तो दूसरे सदन को भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा फिर से संकल्प या प्रस्ताव पारित करना होता है। और जैसे ही दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित हो जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उस तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को इस रीति से हटाने की व्यवस्था, इसे कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, जो दोनों सदनों में इस प्रकार चलती है। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया अभी पीछे हम लोगों ने वह कि राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जब उसके ऊपर लगे आरोपों की जांच हो रही होती है दूसरे सदन में, तो वहां पर वो उपस्थित हो सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ये बातें आपने महाभियोग के बारे में देखी। अब इसमें दूसरा बिंदु है कि कौन कौन से सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, शामिल होते हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। भले ही मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चयन में, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया है, उसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति को बनाने में उनका रोल नहीं है, लेकिन हटाने में मनोनीत सदस्यों का रोल है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की बात होनी है। तीसरे बिंदु आज के कक्षा की, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। तो राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष का जब कार्यकाल हो जाएगा तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया गया तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और पद ग्रहण करने की अगर योग्यता उसकी नहीं है तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। और कहीं निर्वाचन अवैध घोषित हो गया तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि इतनी शर्तों के द्वारा राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है।
अब बात करेंगे हम लोग कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, कैसे होगा। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्तता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो आइए उसको देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारण से राष्ट्रपति अगर अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद या दायित्वों का निर्वहन करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा तब तक जब तक कि राष्ट्रपति अपने पद पर आ न जाए। एक और परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो, राष्ट्रपति के न होने पर तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक और परिस्थिति की कल्पना कर लें कि मुख्य न्यायाधीश भी गैर हाजिर। तो अगर मुख्य न्यायाधीश गैर हाजिर है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। और जब किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, कोई भी हो, अगर वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन मुक्तियां उसे प्राप्त होती हैं। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार सब कुछ वैसे ही प्राप्त होते हैं जैसे कि स्थायी राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित 4 बिंदु पर अध्ययन किया। अब आगे अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।